नमस्कार। टेक्निकल एनालिसिस ये नाम सुनकर अक्सर लगता है कि कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, है ना? लेकिन आज हम इसी की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि ये बाजार के बर्ताव को समझने का एक कितना सीधा और दिलचस्प तरीका है। तो सबसे पहले एक सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। भाई ये फाइनेंशियल मार्केट्स को कोई समझे तो समझे कैसे? हर तरफ से खबरें आ रही हैं, डेटा है, लोगों की अपनी अपनी राय है। ऐसा लगता है जैसे जानकारी का एक समंदर हो जिसमें खो जाना कितना आसान है। टेक्निकल एनालिसिस का जवाब पता है कहाँ से शुरू होता है? एक बहुत ही पावरफुल आइडिया से। वो ये कहता है कि आपको हर एक खबर के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बाजार से जुड़ी हर चीज, चाहे वो इकोनॉमिक डेटा हो, लोगों का डर हो या उनका लालच, वो सब कुछ पहले से ही एक जगह सिमट कर आ जाता है। और वो एक चीज है कीमत। तो ठीक है, इसी कोर आइडिया को थोड़ा और खोदते हैं, थोड़ा और समझते हैं। यही टेक्निकल एनालिसिस की असली बुनियाद है और ये हमें बाजारों को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखने का मौका देता है। तो आखिर ये टेक्निकल एनालिसिस है क्या? देखिए, बहुत सीधे सादे शब्दों में कहें तो ये बस प्राइस के उतार चढ़ाव को पढ़ना है ताकि भविष्य के ट्रेंड्स का अंदाजा लगाया जा सके। ये इस बात पर फोकस नहीं करता कि कुछ क्यों हुआ, बल्कि इस पर कि क्या हो रहा है। और ये स्लाइड ना दोनों अप्रोचेस का फर्क बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, जहां फंडामेंटल एनालिसिस पूछता है कीमत क्यों बदली, वहीं टेक्निकल एनालिसिस का सवाल होता है कीमत कर क्या रही है। इसका पूरा फोकस बिहेवियर पर है, किसी की ओपिनियन पर नहीं। और इसी वजह से ये काफी तेज है। अब देखिए, हर डिसिप्लिन की तरह टेक्निकल एनालिसिस भी कुछ कोर बिलीव्स पर टिका है। आप कह सकते हैं कि ये वो 3 मजबूत खंबे हैं जिन पर इसकी पूरी इमारत खड़ी है। तो चलिए पहले खंबे से शुरू करते हैं। और ये सबसे जरूरी सिद्धांत है। इसका सीधा सा मतलब है कि प्राइस अपने आप में पूरी कहानी कह रही है। हर खबर, हर रिपोर्ट, हर इमोशन, सब कुछ, एब्सोल्युटली सब कुछ कीमत में पहले से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जब हम प्राइस को देख रहे हैं तो हम असल में बाजार के कलेक्टिव विजडम यानी सामूहिक समझ को देख रहे हैं। और यही वजह है कि टेक्निकल एनालिस्ट अक्सर ब्रेकिंग न्यूज़ पर रिएक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके लिए खबर के आने से बहुत पहले ही उसका असर कीमत पर दिखना शुरू हो चुका होता है। अब आते हैं दूसरे कोर बिलीफ पर। मार्केट की चालें ना रैंडम नहीं होती, वो ट्रेंड्स में चलती हैं, बिल्कुल एक नदी की तरह जो बस एक ही दिशा में बहती चली जाती है जब तक कि कोई बहुत बड़ी ताकत आकर उसका रास्ता ना बदल दे। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एक बार जब कोई ट्रेंड सेट हो जाता है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि वो जारी रहेगा। एक एनालिस्ट का काम हर मोड़ की भविष्यवाणी करना नहीं है। नहीं, उसका काम है उस बहती नदी के साथ बहना, यानी उस ट्रेंड में पार्टिसिपेट करना। और आखिर में तीसरा और आखिरी खंबा, ये बिलीफ टिका है ह्यूमन साइकोलॉजी पर। सोचिए, लालच, डर, उम्मीद, ये भावनाएं क्या कभी बदलती हैं? नहीं ना। और क्योंकि ये भावनाएं नहीं बदलती तो इनसे बनने वाले बाजार के पैटर्न्स भी बार बार खुद को दोहराते हैं। और ये बात इसे कितनी खूबसूरती से कहती है। चार्ट सिर्फ लकीरें नहीं हैं, वो बाजार के जज्बातों का पैटर्न है। वो इस बात की एक कलेक्टिव स्टोरी है कि बाजार कैसा फील कर रहा है। वो उम्मीद और डर का एक विजुअल रिकॉर्ड है। और यही बात उन्हें इतना पावरफुल बनाती है। तो चलिए अब उस दुनियाद की बात करते हैं जिस पर यह सब कुछ बना है, डाउ थ्योरी। ये 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन मजे की बात यह है कि इसके सिद्धांत आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। आप कह सकते हैं कि ये टेक्निकल एनालिसिस का डीएनए है। डाउ थ्योरी ने हमें कुछ बहुत ही की आइडियाज दिए, जैसे कि बाजार के एक नहीं 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं। हर ट्रेंड के अपने फेजेस होते हैं और ये कि वॉल्यूम यानी कितनी बाइंग सेलिंग हो रही है वो ट्रेंड की ताकत को कंफर्म करता है। इसे ऐसे समझिए, प्राइस कहानी सुनाता है और वॉल्यूम बताता है कि उस कहानी में कितना दम है। तो थियरी तो हमने समझ ली, अब जरा प्रैक्टिस पर आते हैं। बाजार की इस भाषा को पढ़ने के लिए एनालिस्ट कुछ बेसिक टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला है सपोर्ट। सपोर्ट एक ऐसा प्राइस लेवल है जहां बायर्स एक्शन में आ जाते हैं। इसे एक मजबूत फर्श की तरह समझिए। जब कीमतें गिरते गिरते इस फर्श तक पहुंचती हैं तो अक्सर वहां से वापस ऊपर उछल जाती हैं। क्यों? क्योंकि बाजार को लगता है कि यह एक अच्छी वैल्यू है, यहां खरीदना बनता है। और इसके ठीक उल्टा है रेजिस्टेंस। अगर सपोर्ट फर्श है तो रेजिस्टेंस एक छत की तरह है। ये वो लेवल है जहां सेलर्स हावी हो जाते हैं। जब कीमतें बढ़ते बढ़ते इस छत से टकराती हैं तो अक्सर रुक जाती हैं,
क्योंकि लोग अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। और अब आती है एक मजेदार जादुई सी बात। जब कीमत किसी छत को यानी रेजिस्टेंस को जोर से तोड़कर ऊपर निकल जाती है, तो वही पुरानी छत अब एक नया फर्श बन जाती है। मतलब पुराना रेजिस्टेंस अब नया सपोर्ट बन जाता है। और ये रोल रिवर्सल टेक्निकल एनालिसिस के सबसे रिलायबल कॉन्सेप्ट्स में से एक माना जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या टेक्निकल एनालिसिस बाजार को प्रिडिक्ट करने का कोई फुल प्रूफ तरीका है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक टूल है, कोई क्रिस्टल बॉल या जादू की छड़ी नहीं। हाँ, इसकी अपनी ताकत है, ये ऑब्जेक्टिव है, विजुअल है और एंट्री एग्जिट की टाइमिंग के लिए बेहतरीन है। लेकिन इसकी अपनी कमजोरियां भी हैं। कोई अचानक आई खबर से जो झटके लगते हैं, ये उन्हें प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। और हाँ, इसे इस्तेमाल करने के लिए जबरदस्त डिसिप्लिन चाहिए। तो आखिर में सारी बात घूम फिर कर एक ही जगह आती है। चार्ट्स काम क्यों करते हैं? क्योंकि इंसान एक बड़े ग्रुप में प्रिडिक्टेबल होते हैं और ये एक तरह की सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी भी बन जाती है। जब लाखों लोग एक ही लेवल को सपोर्ट या रेजिस्टेंस मानकर बैठे हैं, तो उनका कलेक्टिव एक्शन ही उस लेवल को सच में इंपॉर्टेंट बना देता है। चलिए इस पूरी चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर ये चार्ट सिर्फ नंबर और लाइनें नहीं हैं, अगर ये सच में हमारे कलेक्टिव होप्स और फियर्स का एक नक्शा है, तो फिर बाजारों को पढ़कर हम असल में खुद अपने बारे में क्या सीख रहे हैं? सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ट्रेडिंग की दुनिया में एक कहावत बहुत मशहूर है, ट्रेंड ही आपका दोस्त है। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? आज हम इसी को समझेंगे। चार्ट्स के पीछे की कहानी को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि इस दोस्त की मदद से बेहतर फैसले कैसे लिए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक सवाल है जो बाकी सभी सवालों से बड़ा है। ये इतना जरूरी है कि ये मुनाफे और नुकसान के बीच का फर्क तय कर सकता है। सोचिए, वो सवाल क्या हो सकता है? देखिए, हम अक्सर गलत सवालों में उलझ जाते हैं। जैसे, क्या ये स्टॉक सस्ता है, या क्या कोई अच्छी खबर आने वाली है? लेकिन ये सवाल आपको भटका सकते हैं। असल में सफल ट्रेडिंग की पूरी नींव सिर्फ एक सवाल पर टिकी है, ट्रेंड क्या है? क्योंकि ट्रेंड ही बाजार का वो रास्ता है जिस पर रुकावटें सबसे कम होती हैं। तो ये ट्रेंड आखिर है क्या? ये कोई एहसास या कोई अंदाजा नहीं है। नहीं, ये एक ठोस, पहचाना जा सकने वाला मार्केट का स्ट्रक्चर है। चलिए इसे और आसान तरीके से समझते हैं। एक अपट्रेंड को ऐसे समझिए जैसे आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। कीमत एक नया हाई बनाती है, फिर थोड़ा नीचे आती है, लेकिन पिछले लो से ऊपर ही रुकती है और फिर एक और नया हाई बनाने के लिए ऊपर चढ़ जाती है। हर कदम पिछले कदम से ऊंचा होता है। यही हायर हाई और हायर लो का पैटर्न एक हेल्दी अप ट्रेंड की असली पहचान है। और इसका ठीक उल्टा है डाउन ट्रेंड। यहां कीमत लगातार नए लो बना रही है। हर बार जब वो ऊपर उठने की कोशिश करती है, तो पिछले हाई तक नहीं पहुंच पाती और फिर एक नया लो बनाने के लिए नीचे गिर जाती है। ये लोअर हाई और लोअर लो का पैटर्न है। इस एक लाइन को याद रखिए। जिस पल ये सीढ़ी जैसा पैटर्न चाहे ऊपर की ओर हो या नीचे की ओर टूट जाता है, समझिए ट्रेंड भी टूट गया। यही ट्रेंड एनालिसिस का सबसे बड़ा सच है। जब तक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ट्रेंड आपका दोस्त है। अच्छा, अब सवाल यह है कि हम इन स्ट्रक्चर्स को साफ साफ देखें कैसे? इसके लिए हमारे पास कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टूल्स हैं। ये सिर्फ चार्ट पर खींची लकीरें नहीं हैं, ये बाजार की सोच को देखने वाली खिड़कियां हैं। हमारा सबसे पहला और ज़रूरी टूल है ट्रेंड लाइन। अप ट्रेंड में हम कीमतों के निचले पॉइंट्स यानी हायर लोज को जोड़ते हैं और डाउन ट्रेंड में हम ऊपरी पॉइंट्स यानी लोअर हाइज को जोड़ते हैं। ये लाइन एक डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करती है और जब कीमत तीसरी बार इसे छूकर लौटती है, तो ये एक पक्का संकेत होता है कि ट्रेंड लाइन वैलिड है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। इसे एक मनोवैज्ञानिक छत की तरह सोचिए। ये एक ऐसा प्राइस लेवल है जहां बेचने वाले खरीदने वालों पर हावी हो जाते हैं और कीमत को और ऊपर जाने से रोक देते हैं। लेकिन असली जादू अब होता है जब कीमत आखिरकार उस छत को तोड़कर ऊपर निकल जाती है, तो वो लेवल पूरी तरह बदल जाता है। जो पहले एक रुकावट थी, अब वो एक सपोर्ट यानी एक नया फर्श बन जाती है। इसे कहते हैं रोल रिवर्सल। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि बाजार की अपनी एक याददाश्त होती है। ट्रेडर्स उन लेवल्स को याद रखते हैं जहां उन्होंने पहले पैसे बनाए थे या जहां उन्हें नुकसान हुआ था। इसीलिए ये लेवल्स इतने जरूरी बने रहते हैं। ये मार्केट की साइकोलॉजी को दिखाते हैं।
ट्रेंड्स हमेशा के लिए नहीं चलते। वो या तो थक कर खत्म हो जाते हैं या फिर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा आराम करते हैं। इन पलों को हम चार्ट पैटर्न के रूप में देख सकते हैं, जो असल में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच की लड़ाई की विजुअल कहानियां हैं। इन पैटर्न्स के दो मेन टाइप हैं। पहला, रिवर्सल पैटर्न, जैसे हेड एंड शोल्डर्स। ये चेतावनी देते हैं कि ट्रेंड अब अपनी ताकत खो रहा है। और दूसरा, कंटिन्यूएशन पैटर्न, जैसे फ्लैग्स या ट्रायंगल्स। ये बताते हैं कि ट्रेंड बस एक छोटा सा ब्रेक ले रहा है और जल्दी अपनी दिशा में आगे बढ़ेगा। और यहाँ एक बहुत जरूरी सबक है। अंदाजा लगाने से पैसा डूबता है और कन्फर्मेशन से पैसा बनता है। किसी पैटर्न के पूरा होने की उम्मीद में कभी ट्रेड मत करिए। हमेशा ब्रेकआउट का इंतजार करिए, जब कीमत पैटर्न की बाउंड्री को तोड़कर बाहर निकल जाए। यही कन्फर्मेशन आपको महंगी गलतियों से बचाता है। हर रिवर्सल पैटर्न के पीछे एक साइकोलॉजिकल कहानी छिपी होती है। स्टेप 1, स्मार्ट मनी यानी बड़े और जानकार लोग चुपके से टॉप के पास अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। स्टेप 2, जब सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है तब आम जनता फोमो के चक्कर में बाजार में कूद पड़ती है। स्टेप 3, धीरे धीरे खरीदने का जोश ठंडा पड़ता है, वॉल्यूम गिरने लगता है। और स्टेप 4, जैसे ही एक जरूरी सपोर्ट लेवल टूटता है, मार्केट में घबराहट फैलती है और पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है। ये सिर्फ चार्ट पर बनी कोई शक्ल नहीं है, ये इंसानी भावनाओं का एक पूरा चक्र है। इन सभी टूल्स और पैटर्न्स को सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए हमें एक कदम पीछे हटना होगा और बड़ी तस्वीर यानी बिगर पिक्चर को देखना होगा। इसका मतलब है कि रोज रोज के छोटे मोटे उतार चढ़ाव पर फोकस करने के बजाय लंबे समय के चार्ट से शुरुआत करना। देखिए, मंथली या वीकली जैसे लॉन्ग टर्म चार्ट्स दिन प्रतिदिन के शोर को फिल्टर कर देते हैं। वे आपको असली सबसे पावरफुल ट्रेंड दिखाते हैं और उन बड़े लेवल्स को सामने लाते हैं जो सालों से महत्वपूर्ण रहे हैं। इससे आप ये पक्का कर सकते हैं कि आप नदी के बहाव के साथ तैर रहे हैं, उसके खिलाफ नहीं। सबसे अच्छा सेटअप तब बनता है जब अलग अलग टाइम फ्रेम एक ही कहानी कह रहे हों। मतलब आपका डेली चार्ट आपके वीकली चार्ट की बात को कंफर्म करे और वीकली चार्ट मंथली चार्ट की बात को। जब ये सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे हो तो सफलता की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो आज हमने क्या सीखा? सीधी बात, ट्रेंड ही किंग है। प्राइस स्ट्रक्चर उसे बताता है कि वो क्या है। पैटर्न हमें मार्केट की साइकोलॉजी दिखाते हैं। भविष्यवाणी मत करिए, कंफर्मेशन का इंतजार करिए। और हाँ, हमेशा हमेशा बड़ी तस्वीर से शुरुआत करिए। तो याद रखिए, हमेशा ट्रेंड की दिशा में ट्रेड करें और अपनी एंट्री, एग्जिट और रिस्क को मैनेज करने के लिए पैटर्न्स का इस्तेमाल करें। बस यही सफल ट्रेडिंग का सार है। नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि ये टेक्निकल इंडिकेटर्स का जाल कितना कंफ्यूजिंग है? तो ये विश्लेषण बिल्कुल सही जगह है। आज हम जॉन मर्फी के ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे। ये एक ऐसा सीधा साधा लेकिन बहुत पावरफुल तरीका है जिससे इंडिकेटर्स को स्मार्टली इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी सोच से जो सच कहूं तो सारी धारणाएं बदल देती हैं। जॉन मर्फी कहते हैं, इंडिकेटर्स प्राइस को लीड नहीं करते, वो उसकी व्याख्या करते हैं। ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा काम कोई जादुई गेंद खोजना नहीं है जो भविष्य बताएं, बल्कि इंडिकेटर्स का इस्तेमाल बस ये समझने के लिए करना है कि प्राइस हमें पहले से क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर इंडिकेटर्स भविष्य नहीं बता सकते तो फिर इनका असली काम क्या है? और बस यहीं से मर्फी के ब्लूप्रिंट की असली कहानी शुरू होती है। मर्फी के हिसाब से मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक ही परम सत्य है और वो है प्राइस। चार्ट पर जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब प्राइस एक्शन है। इंडिकेटर्स वो तो बस फिल्टर हैं, ऐसे चश्मे हैं जो हमें उस सच्चाई को और ज्यादा साफ साफ समझने में मदद करते हैं। तो फिर इनका असली काम क्या हुआ? देखिए, ये ट्रेंड की ताकत पहचानते हैं, बाजार की रफ्तार यानी मोमेंटम उसको मापते हैं और मार्केट में आने वाली थकावट के बारे में भी आगाह करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, और ये हमेशा याद रखने वाली है, ये हमारे फैसलों को सपोर्ट करने के लिए हैं, हमारे लिए सोचने के लिए नहीं। ये को पायलट हैं, ऑटो पायलट नहीं। तो सवाल है, एक ट्रेडर के टूल किट में कौन से सबसे जरूरी औजार होने चाहिए? मर्फी कहते हैं कि शुरुआत बस दो चीजों से करो, वॉल्यूम और ट्रेंड। ये दोनों किसी भी एनालिसिस की बिल्कुल बुनियाद हैं। वॉल्यूम को ऐसे समझिए जैसे वो किसी भी प्राइस मूव के पीछे का ईंधन है, उसका फ्यूल। मान लीजिए कीमत बढ़ रही है लेकिन वॉल्यूम एकदम कम है, तो ये एक चेतावनी का संकेत है। असल में वॉल्यूम ही हमें बताता है कि किसी मूव के पीछे कितनी कन्विक्शन है, कितनी ताकत है। ये कन्फर्मेशन का सबसे बेहतरीन टूल है। अगला टूल है मूविंग एवरेज, और इन्हें आप ट्रेंड एनालिसिस की रीढ़ की हड्डी समझ सकते हैं।
इनका सीधा सा काम है प्राइस डेटा के शोर को कम करना, उसे स्मूथ करना ताकि हम छुपी हुई दिशा को ज्यादा साफ साफ देख सकें। ये बताते हैं कि बाजार का झुकाव आखिर किस तरफ है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात आती है। एक ट्रेडर को हमेशा एक समझौता करना पड़ता है। एक तरफ होती है रिस्पॉन्सिवनेस, जैसे कि ईएमए, जो प्राइस के बदलते ही फौरन रिएक्ट करता है, लेकिन इसकी वजह से कई बार झूठे सिग्नल भी मिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ है स्मूथनेस, जैसे कि एसएमए, जो थोड़ा धीरे रिएक्ट करता है, शोर को काटता है और इसलिए इसके सिग्नल अक्सर ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। ये मर्फी की एक बहुत बड़ी चेतावनी है। लेकिन तब क्या होगा जब प्राइस कहीं जा ही नहीं रहा हो, मतलब जब कोई साफ ट्रेंड ना हो और मार्केट एक रेंज में फंस गया हो। ऐसे में ट्रेंड को फॉलो करने वाले टूल्स उतने काम के नहीं रहते और बस यहीं पर हमारे अगले टूल्स काम आते हैं। और इसी सवाल के साथ हम एंट्री करते हैं ऑसिलेटर्स की दुनिया में। ये वो खास उपकरण हैं जो प्राइस मूव की रफ्तार और ताकत को मापने के लिए बनाए गए हैं। और हाँ, ये सबसे ज्यादा तब चमकते हैं जब बाजार में कोई साफ सुथरा ट्रेंड ना हो। एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए, ऑसिलेटर्स टाइमिंग टूल्स हैं, ट्रेंड टूल्स नहीं। ये बताने में मदद करते हैं कि मार्केट कब ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो सकता है, मतलब जब खरीदारी या बिकवाली कुछ ज्यादा ही हो चुकी हो, और ये मोमेंटम में बदलाव का संकेत देते हैं। और शायद सबसे पावरफुल सिग्नल जो एक ऑसिलेटर दे सकता है वो है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस तब होता है जब प्राइस एक्शन और मोमेंटम इंडिकेटर के बीच एक टकराव पैदा हो जाता है, जब दोनों अलग अलग कहानी सुना रहे हों। इसे एक शुरुआती चेतावनी की तरह समझिए कि अब कुछ बदलने वाला है। अब इसे समझना बहुत जरूरी है। बुलिश डाइवर्जेंस में क्या होता है? प्राइस तो एक नया लो बनाता है, लेकिन इंडिकेटर ऐसा करने से मना कर देता है। वो एक हायर लो बनाता है। ये एक तरह से कह रहा है, सावधान, बेचने वालों की ताकत अब खत्म हो रही है। और ठीक इसके उलट बेरिश डाइवर्जेंस में प्राइस एक नया हाई बनाता है, पर इंडिकेटर उसका साथ नहीं दे पाता और एक लोअर हाई बना देता है। ये एक संकेत है कि तेजी की रफ्तार अब धीमी पड़ रही है। लेकिन यहां एक सुनहरा नियम है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। डाइवर्जेंस सिर्फ चेतावनी देता है, कन्फर्म हमेशा प्राइस करता है। सिर्फ डाइवर्जेंस के आधार पर कोई फैसला नहीं लिया जाता। ये एक वार्निंग है, एक अलर्ट। असली कन्फर्मेशन हमेशा खुद प्राइस एक्शन से ही मिलनी चाहिए। एक अच्छा ट्रेडर सिर्फ एक चार्ट को नहीं देखता, वो पूरे बाजार के स्वास्थ्य का, उसकी हेल्थ का आकलन करता है। वो पूछता है, क्या ये जो मूव है ये एक मजबूत ब्रॉड बेस्ड मूव है या फिर सिर्फ कुछ ही स्टॉक्स हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के लिए होते हैं मार्केट ब्रेथ इंडिकेटर्स। एडवांस डिक्लाइन लाइन जैसे टूल्स हमें यही तो बताते हैं कि कितने स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं और कितने नीचे। ये बाजार की नब्ज पकड़ने जैसा है, ये देखने के लिए कि क्या रैली सच में हेल्दी है और उसमें ज्यादातर स्टॉक्स हिस्सा ले रहे हैं, या फिर ऐसा तो नहीं कि सिर्फ कुछ सेनापति आगे बढ़ रहे हैं और बाकी सैनिक पीछे छूट रहे हैं। तो इन सभी उपकरणों को एक साथ कैसे लाया जाए? यहां पर मर्फी की फिलॉसफी बिल्कुल साफ है, लेस इज मोर। कम ही ज्यादा है। हमें एक सरल और असरदार ढांचा बनाने की जरूरत है, ना कि कंफ्यूजन बढ़ाने की। मर्फी इंडिकेटर ओवरलोड के खिलाफ एक सख्त चेतावनी देते हैं, मतलब एक ही चार्ट पर बहुत सारे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना, ये एक बहुत ही आम गलती है। कॉम्प्लेक्सिटी का मकसद क्लैरिटी बढ़ाना होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं। तो ये रहा मर्फी का एक साफ सुथरे एनालिसिस के लिए सीधा सा फॉर्मूला। स्टेप 1, मुख्य दिशा तय करने के लिए कोई एक ट्रेंड इंडिकेटर चुनें, जैसे कि मूविंग एवरेज। स्टेप 2, उस ट्रेंड की ताकत को मापने के लिए कोई एक मोमेंटम इंडिकेटर जोड़ें, जैसे कि आरएसआई या एमएसीडी। और स्टेप 3, आखिर में किसी एक वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर से कंफर्मेशन लें। बस सरल, साफ और असरदार। और ये स्लाइड एक तरह से सब कुछ एक साथ ले आती है। यही इस पूरे ब्लूप्रिंट का दिल है, सही काम के लिए सही टूल का इस्तेमाल करना। अगर बाजार में ट्रेंड है तो मूविंग एवरेज पर भरोसा करें। अगर वो एक दायरे में घूम रहा है तो ऑसिलेटर्स सबसे अच्छे दोस्त हैं। कोई ब्रेकआउट दिख रहा है, वॉल्यूम ही कंफर्मेशन देगा। ये सब कुछ बाजार जो कह रहा है उसके हिसाब से खुद को ढालने के बारे में है। और आखिर में हम वापस उसी फाउंडेशनल प्रिंसिपल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। सबसे जरूरी बात यह है, अगर आपके इंडिकेटर्स आपस में असहमत हैं तो हमेशा प्राइस पर भरोसा करें, हमेशा, क्योंकि प्राइस ही अंतिम अधिकार है। तो अब सवाल यह है, आज की बाजार की स्थितियों को देखते हुए
इस ब्लूप्रिंट का कौन सा टूल सबसे ज्यादा क्लैरिटी देगा, सबसे ज्यादा स्पष्टता देगा? और यही वो सवाल है जो हर स्मार्ट ट्रेडर अपने एनालिसिस से पहले खुद से जरूर पूछता है। नमस्कार, आज हम लोग मार्केट एनालिसिस की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरने वाले हैं। हम उन तरीकों को समझेंगे जो प्राइस के ऊपर नीचे होने के पीछे की असली कहानियों को सामने लाते हैं। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि प्राइस चार्ट को देखो तो लगता है कि ये क्या हो रहा है, सिर्फ ऊपर नीचे का शोर। अगर ऐसा लगता है तो यकीन मानिए ज्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता है। लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर मैं कहूं कि इसी शोर के अंदर एक कहानी छिपी हुई है। और हमारा आज का ये जो पूरा डिस्कशन है ना, वो इसी एक आइडिया से शुरू होता है। देखिए, एडवांस्ड का मतलब बेहतर नहीं है, इसका मतलब है अलग, एक अलग नजरिया। ये जो टूल्स हैं, ये बेसिक एनालिसिस की जगह नहीं लेते, नहीं, बल्कि उसे और भी ज्यादा मजबूत बनाते हैं। तो चलिए अब और गहराई में चलते हैं। हमारा जो पहला नजरिया है, या कह ले पहला लेंस, वो एक ऐसी चीज को हटा देता है जिसे हम हमेशा देखते हैं लेकिन कभी उस पर ध्यान नहीं देते, और वो है समय। देखते हैं कि जब सिर्फ प्राइस पर और सिर्फ प्राइस पर फोकस करते हैं तो क्या निकल कर आता है। तो ये है पॉइंट इन फिगर, जिसे शॉर्ट में PNF चार्टिंग भी कहते हैं। अब ये एक बहुत ही अनोखा तरीका है। क्यों? क्योंकि ये टाइम को इक्वेशन से पूरी तरह बाहर कर देता है। इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ बड़े, मतलब के प्राइस मूवमेंट्स पर होता है। सोचिए, ये वैसे ही है जैसे आप किसी बातचीत का शोर हटाकर सिर्फ जरूरी बातें सुन रहे हो। और जब आप टाइम को हटा देते हैं ना, तो अचानक से सब कुछ साफ हो जाता है। सप्लाई और डिमांड के बीच की जो असली जंग है, वो साफ साफ दिखने लगती है। वो जो छोटे मोटे उतार चढ़ाव होते हैं ना, जो कंफ्यूज करते हैं, वो सब गायब। और नतीजा, जो असली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हैं, वो क्रिस्टल क्लियर नजर आते हैं। और यही बात PNF के सबसे बड़े फायदे को आप कह सकते हैं एक लाइन में बता देती है। क्लैरिटी, मतलब साफ सुथरा नजारा। जैसे ही टाइम का शोर हटता है, मार्केट का जो असली ढांचा है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल साफ हो जाता है। चलिए, तो हमने प्राइस को बिना टाइम के देख लिया। अब बारी है हमारे दूसरे लेंस की। अब हम सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि प्राइस के पीछे की साइकोलॉजी, यानी उसके पीछे की सोच को समझने की कोशिश करेंगे। कैंडलस्टिक्स, ये सिर्फ हरे और लाल बार नहीं है, नहीं, ये छोटी छोटी कहानियां हैं। हर एक कैंडल अपने आप में एक कहानी है, बायर्स और सेलर्स के बीच हुई एक जंग की कहानी। और यही कहानियां हमें मार्केट की फीलिंग्स, उसके इमोशंस के बारे में बताती हैं। जरा इस टेबल पे नजर डालिए। कैंडल की जो बॉडी होती है ना, वो दिखाती है कि बायर्स या सेलर्स में कितना दम था, कितना कन्विक्शन था। जो पतली सी विक्स या शैडोज होती हैं, वो उन प्राइसेस को दिखाती हैं जिन्हें मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया, बोला नहीं, ये भाव मंजूर नहीं। और कैंडल का रंग, वो तो सीधा सीधा बताता है कि कंट्रोल किसके हाथ में था, बायर्स या सेलर्स। लेकिन सबसे जरूरी बात याद रखनी है, कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। कॉन्टेक्स्ट इज किंग। मतलब एक हैमर पैटर्न किसी बड़े सपोर्ट लेवल पर बनता है तो वो बहुत पावरफुल सिग्नल है, लेकिन वही हैमर अगर चार्ट के बीचों बीच कहीं बन जाए तो उसका कोई खास मतलब नहीं है। इसलिए हमेशा ये देखना जरूरी है कि ये कहानी घट कहाँ रही है। लोकेशन बहुत मैटर करती है। ठीक है, अब हम कुछ और एडवांस लेवल पर जा रहे हैं। अब हम मार्केट के बिहेवियर में छिपे हुए गहरे पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स को खोजेंगे। यहां हम बात करेंगे एलियट वेव, साइकिल्स और मार्केट प्रोफाइल जैसी चीजों की। एलियट वेव थ्योरी, इसका जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि मार्केट की जो चाल है ना, वो रैंडम नहीं है। मतलब ऐसे ही कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि वो बार बार रिपीट होने वाले पैटर्न्स यानी वेव्स में चलता है। और ये वेव्स कुछ और नहीं बल्कि हम सबके यानी पूरे भीड़ की साइकोलॉजी को दिखाती हैं। पर यहां एक चेतावनी भी है। एलियट वेव एक बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क तो है, लेकिन ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। ये बहुत सब्जेक्टिव है। मतलब एक ही चार्ट को देखकर दो अलग-अलग एनालिस्ट बिल्कुल अलग-अलग वेव काउंट्स बता सकते हैं। इसलिए इसे एक रूल बुक की तरह नहीं, बल्कि एक गाइड की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। और हमेशा दूसरे टूल से कंफर्म करना बहुत जरूरी है। तो एलियट वेव हमें एक तरह का मैप देता है कि क्या हो सकता है, लेकिन एक और सवाल है, कब? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने में हमारा अगला टूल मदद करता है। ये कोटेशन बिल्कुल सही बैठता है। प्राइस बताता है क्या और टाइम इशारा करता है कब। तो चलिए अब टाइम साइकिल्स को समझते हैं। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए,
साइकिल्स कोई पत्थर की लकीर नहीं होते। ये बदल सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, कभी कभी ये लंबे खिंच जाते हैं तो कभी छोटे रह जाते हैं। इसीलिए सबसे ज़रूरी नियम यह है कि प्राइस को हमेशा साइकिल को कंफर्म करना चाहिए। अगर प्राइस कंफर्मेशन नहीं है तो साइकिल एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एक तुक्का है और कुछ नहीं। अब आता है मार्केट प्रोफाइल। ये मार्केट को देखने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। ये मार्केट को एक लगातार चलने वाली नीलामी, एक ऑक्शन की तरह देखता है। और इसका काम क्या है? ये हमें ये पहचानने में मदद करता है कि मार्केट किस प्राइस को फेयर यानी सही मान रहा है और किस प्राइस को सिरे से नकार रहा है। तो मार्केट प्रोफाइल के हिसाब से मार्केट की सिर्फ दो ही हालतें होती हैं। एक है बैलेंस यानी संतुलन, जब प्राइस एक रेंज में घूमता रहता है ऊपर नीचे, और दूसरी हालत है इम्बैलेंस यानी असंतुलन, जब प्राइस किसी नए वैल्यू की तलाश में एक दिशा में भागता है, जिसे हम ट्रेंड कहते हैं। और ये जानना कि मार्केट अभी किस हालत में है बहुत बहुत जरूरी है। और यही बात हमें इस सेक्शन के सबसे बड़े सबक पर लाती है। स्ट्रक्चर ही स्ट्रैटेजी तय करता है। मतलब आपकी जो रणनीति है वो मार्केट के मौजूदा स्ट्रक्चर के हिसाब से होनी चाहिए। जो स्ट्रैटेजी ट्रेंडिंग मार्केट में काम करती है वो रेंजिंग मार्केट में बुरी तरह फेल हो सकती है, और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। तो हमने इतने सारे अलग अलग लेंस, अलग अलग नजरिए देख लिए, पीएनएफ, कैंडल्स, इलियट वेव, मार्केट प्रोफाइल। अब सवाल ये उठता है कि इन सबको एक साथ कैसे इस्तेमाल करें, इन सबको जोड़ें कैसे। और यहीं पर आता है एक एनालिस्ट का गोल्डन रूल। और ये नियम शायद आज की पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। नियम ये है, एडवांस टूल्स को आपके बेसिक एनालिसिस को कंफर्म करना चाहिए, उसे काटना नहीं चाहिए। अगर आपका कोई एडवांस टूल आपके सिंपल ट्रेंड एनालिसिस के खिलाफ जा रहा है तो भैया सावधान हो जाओ। इन टूल्स का काम क्लैरिटी लाना है, कंफ्यूजन पैदा करना नहीं। तो फिर इन सब को एक साथ काम में कैसे लाएं? चलिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देखते हैं। स्टेप 1, कॉन्टेक्स्ट। इसके लिए मार्केट प्रोफाइल का इस्तेमाल करें ये जानने के लिए कि मार्केट बैलेंस में है या ट्रेंड में। स्टेप 2, क्लैरिटी। इसके लिए पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स को देखें ताकि मेन सपोर्ट / रेजिस्टेंस पता चले। स्टेप 3, टाइमिंग। सही एंट्री के लिए उन जरूरी लेवल्स पर कैंडल स्टिक्स को देखिए। और स्टेप 4, स्ट्रक्चर। मार्केट के बड़े रास्ते का एक अंदाजा लगाने के लिए इलियट वेव को एक मैप की तरह इस्तेमाल करें। ये चारों मिलकर एक बहुत पावरफुल तस्वीर बनाते हैं। तो चलिए आज की इस पूरी बातचीत के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट समेट लेते हैं। पहली बात, एडवांस टूल्स भविष्यवाणी करने की मशीन नहीं है, ये बस हमारे देखने के नजरिए को और साफ करते हैं। दूसरी, मार्केट का स्ट्रक्चर किसी भी इंडिकेटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी, कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है, उसी से पता चलता है कि कोई पैटर्न काम करेगा या नहीं। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, प्राइस कंफर्मेशन के बिना कोई भी कदम उठाना खतरनाक है। तो मैं इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। अपने चार्ट्स को खोलिए और खुद से पूछिए, मार्केट की संरचना, उसका स्ट्रक्चर हमें इस वक्त क्या बता रहा है? क्या मार्केट बैलेंस में है या इम्बैलेंस में? उसकी मौजूदा कहानी क्या है? इन अलग अलग नजरियों का सही इस्तेमाल जवाब तक पहुंचने में मदद कर सकता है। नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ ट्रेडर्स लगातार कामयाब क्यों होते हैं जबकि ज्यादातर लोग स्ट्रगल ही करते रहते हैं? आज हम उसी एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे जो एक सफल ट्रेडर को बाकियों से अलग करती है, और वो है अनुशासन और जोखिम को संभालने का तरीका। तो चलिए एक बहुत ही सीधी और सच कहूं तो थोड़ी चौंकाने वाली सच्चाई से शुरू करते हैं। सोचिए, एक बहुत ही शानदार इकोनॉमिस्ट है जो बाजार की हर चाल का अनुमान लगा सकता है, लेकिन जब असल में ट्रेडिंग करने की बारी आती है तो वो लगातार पैसा गंवाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में बताया गया है, सिर्फ अच्छा एनालिसिस कर लेना अच्छी ट्रेडिंग की गारंटी नहीं देता। अगर सिर्फ एनालिसिस ही काफी नहीं है तो फिर वो क्या चीज है जो असल में मायने रखती है? कामयाबी के लिए वो कौन सी मिसिंग खड़ी है जिसे जोड़ना जरूरी है? यही सवाल हमें इसके जवाब की ओर ले जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस आम विरोधाभास को समझते हैं जिसका सामना कई ट्रेडर्स करते हैं। अक्सर सबसे ज्यादा जानकारी रखने वाले एनालिस्ट भी असल ट्रेडिंग में संघर्ष करते हैं। इसे हम एनालिस्ट का जाल कह सकते हैं, और यह समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा होता क्यों है। तो दिक्कत कहाँ है? क्या ज्ञान की कमी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि इस स्लाइड पर देख सकते हैं, ये लोग चार्ट्स को समझते हैं, इंडिकेटर्स को जानते हैं, पैटर्न पहचानते हैं, लेकिन वो फिर भी हार जाते हैं क्योंकि उनके पास अपने ज्ञान को अमल में लाने के लिए कोई ढांचा नहीं होता। उनके पास नियमों की, अनुशासन की और सबसे जरूरी रिस्क पर कंट्रोल की कमी होती है। तो इस इमोशनल और बिना कंसिस्टेंसी वाले डिसीजन मेकिंग का तोड़ क्या है? इसका जवाब है एक ट्रेडिंग सिस्टम।
ये वो पुल है जो आपके एनालिसिस को एक्शन में बदलता है। और देखिए, एक ट्रेडिंग सिस्टम कोई हवाई आइडिया नहीं है। ये नियमों का एक पक्का सेट होता है। यह आपको बताता है कि कब खरीदना है, कब बेचना है, कब अपना नुकसान मान लेना है और कितना बड़ा दांव लगाना है। एक कहावत है ना, अगर आप इसे लिख नहीं सकते तो आप इसे ट्रेड नहीं कर सकते। बात सीधी सी है, अगर इसे लिखा नहीं जा सकता तो इसे बार बार भरोसे के साथ दोहराया भी नहीं जा सकता। सिस्टम भी दो तरह के हो सकते हैं, एक मैकेनिकल जो पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, और दूसरा विवेकाधीन जिसमें इंसान का जजमेंट शामिल होता है। पर यहां पर मर्फी की एक बहुत गहरी बात है। भले ही कोई ट्रेडर अपने विवेक का इस्तेमाल करता हो, लेकिन उसके रिस्क को कंट्रोल करने के नियम हमेशा मैकेनिकल ही होने चाहिए। इसे ऐसे सोचिए जैसे एक पायलट के पास विमान उड़ाने का विवेक तो है, लेकिन इमरजेंसी के लिए उसे एक सख्त चेकलिस्ट को फॉलो करना ही पड़ता है। अनुशासन से कोई समझौता नहीं। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सच मानिए सबसे जरूरी है। ये विनर्स को ढूंढने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि जो आपके पास है उसे बचाया कैसे जाए। ये जो लाइन है ना, ये अपने आप में सब कुछ कह देती है। ये सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अगला बड़ा विनर कौन होगा, इस पर ध्यान देने के बजाय प्रोफेशनल इस बात पर ध्यान देते हैं कि वो कितना खोने के लिए तैयार हैं। ये एक डिफेंसिव गेम खेलने जैसा है। अगर आप अपने विरोधी को स्कोर करने से रोकते हैं तो आखिर में आप जीत ही जाएंगे, क्योंकि अगर आप गेम में बने रहते हैं तो मौके अपने आप आते हैं। इसको और प्रैक्टिकल बनाने के लिए चलिए एक नियम देखते हैं। कई प्रोफेशनल ट्रेडर्स किसी एक ट्रेड पर अपनी टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का 2% से ज्यादा कभी रिस्क नहीं लेते। ये सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन यही वो चीज है जो उन्हें लगातार कई हार के बाद भी गेम में बनाए रखती है। इस नियम को तोड़ने का मतलब हो सकता है एक ऐसा बड़ा नुकसान जो आपके पूरे अकाउंट को खत्म कर दे। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि अपनी कैपिटल को बचाना इतना जरूरी क्यों है। सोचिए, आप एक पहाड़ चढ़ रहे हैं। अगर आप आधे रास्ते में फिसल जाते हैं तो आपको वापस आने के लिए 2 गुनी मेहनत करनी होगी। अगर किसी के अकाउंट में 50% का नुकसान होता है तो सिर्फ 50% का फायदा उसे वापस नहीं लाएगा। वापस उसी जगह पर आने के लिए 100% के गेन की जरूरत होती है। बड़े नुकसान से उभरना मैथ के हिसाब से ही बहुत मुश्किल होता है। तो इसे असल में किया कैसे जाए? सबसे पहले ट्रेड में घुसने से पहले ही तय कर लें कि आप कितना रिस्क लेने को तैयार हैं। इसी को स्टॉप लॉस कहते हैं। फिर अपनी कैपिटल को बचाने के लिए हारते हुए ट्रेड्स को जल्दी से काट दें, और आखिर में जब कोई ट्रेड आपके फेवर में जाए तो मुनाफे को बढ़ने दें। एक मशहूर ट्रेडर ने कहा था, अपने नुकसान को छोटा रखो और अपने मुनाफे को चलने दो। याद रखिए, नुकसान होना कोई गलती नहीं है, वो इस बिजनेस का एक नॉर्मल हिस्सा है। ठीक है, तो अब अलग अलग नियमों से आगे बढ़कर एक होलिस्टिक ट्रेडिंग योजना के बारे में बात करते हैं। ये सिर्फ एक नियम के बारे में नहीं है, बल्कि ये देखने के बारे में है कि सब कुछ एक साथ कैसे काम करता है। एक अच्छी कंप्लीट योजना इन 5 जरूरी सवालों का जवाब देती है। ये सिर्फ एंट्री और एग्जिट के बारे में नहीं है, ये भी जानने के बारे में है कि कब कुछ भी नहीं करना है। बिना प्लान के ट्रेडिंग करना बिना नक्शे के सफर पर निकलने जैसा है, आप खो ही जाएंगे। और बिना प्लान के ट्रेडिंग का मतलब है इमोशनल ट्रेडिंग, और इमोशंस बहुत महंगे पड़ते हैं। एक और एडवांस लेवल की चीज है इंटर मार्केट एनालिसिस। इसका मतलब यह है कि बाजार अकेले काम नहीं करते। इसे एक पहेली की तरह सोचिए। हर टुकड़ा आपको पूरी तस्वीर के बारे में कुछ बताता है। बॉन्ड्स, कमोडिटीज और करेंसीज, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के बारे में सुराग दे सकते हैं। जैसे कि बॉन्ड की कीमतों में बढ़ोतरी शायद स्टॉक्स के फ्यूचर के बारे में कुछ इशारा कर रही हो। ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन बहुत बहुत जरूरी है। किसी भी अच्छे सिस्टम की नींव अच्छे डेटा पर टिकी होती है। खासकर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में डेटा में कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं। एक प्रोफेशनल इन मुद्दों को समझता है और एनालिसिस के लिए कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट जैसे साफ डेटा का इस्तेमाल करता है। कहते हैं ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब खराब इनपुट से खराब आउटपुट ही मिलेगा। और आखिर में सब कुछ आकर टिक जाता है आपकी मानसिकता पर। एक बेहतरीन प्लान भी सही माइंडसेट के बिना बेकार है। चलिए देखते हैं कि एक प्रोफेशनल की सोच कैसी होती है। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये है कि बाजार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना स्मार्ट है या उसकी भविष्यवाणी कितनी शानदार है। जैसा कि महान ट्रेडर जेसी लिवरमूर ने कहा था, बाजार कभी गलत नहीं होता, राय अक्सर गलत होती है। बाजार उस इंसान को इनाम देता है जो बार बार दिन ब दिन अपने प्लान पर टिका रहता है।
ये स्लाइड एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पूरी सोच का निचोड़ है। ये नतीजों से ज्यादा प्रोसेस को महत्व देने के बारे में है। ये मानने के बारे में है कि नुकसान तो होंगे ही। ये समझने के बारे में है कि अनुशासन एक मांसपेशी की तरह है जो समय के साथ मजबूत होती है। सफल ट्रेडिंग अक्सर रोमांचक नहीं होती। ये घास को उगते हुए देखने जैसा बोरिंग हो सकता है। और पॉइंट भी यही है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। अपनी खुद की ट्रेडिंग पर एक नज़र डालिए। क्या ये इस कोशिश पर आधारित है कि बाजार अगला कदम क्या लेगा, या ये एक ठोस, दोहराई जा सकने वाली प्रक्रिया पर आधारित है जो रिस्क को सबसे पहले रखती है? इसका जवाब सब कुछ बदल सकता है।